नमस्कार। अपनों की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस अपनों की बात कार्यक्रम में हमारे साथ दो अतिथि हैं। एक है डॉक्टर इंद्र प्रसाद, एमबीबीएस एमडी, धनबाद में एशियन जलान से जो द्वारकादास जलान से 2003 से जुड़े। उसके बाद 2016 से एशियन द्वारकादास जलान में एमडी मेडिसिन इंटरनल सेवा दे रहे हैं। तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के पीएचडी डॉक्टर प्रमोद पाठक, आईआईटी आईएसएम के रिटायर्ड प्रोफेसर, आज हम लोग के बीच में है और ये लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊं इसके पहले कुछ अच्छी खबरें आती है, कुछ खबरों में कुछ नकारात्मकता आती है, लेकिन हम लोग लगातार सकारात्मक चर्चा की ओर बढ़े हुए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर इंद्र प्रसाद से उनका मैं स्वागत करता हूं। और डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। आपने कोरोना काल के प्रथम वेव को देखा, वेव 2 जो आई है, जिसको इंडियन वेरिएंट का नाम दे रहे हैं, उसके इलाज में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाणिकता से ऐसा कोई प्रमाणिक इलाज इसका नहीं आया अभी तक। तो वैक्सीन ही लोग कह रहे हैं, वैक्सीन लगाने से इसमें बचाव संभव है। जो पिछले साल जो वेव आई थी ना, उससे अभी करीब 10 गुना 20 गुना ये ज्यादा वेव आई है। पिछले बार लॉकडाउन के कारण केस काफी कम आ रहे थे, धीरे धीरे केस आ रहे थे। इस बार बहुत तेजी से केस आ रहे हैं और पिछले बार के मुकाबले इस बार यंग लोग ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। और इस बार जो बीमारी जो आई है ना, उसकी कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है। पिछले साल में बुखार आती थी, 7 दिन 8 दिन बुखार आती थी, उसके बाद सांस फूलता था, उसके बाद और सब कॉम्प्लिकेशन आती थी। वो इस बार वैसा नहीं है। इस बार बुखार 2-3 दिन रहती है, उसके बाद सांस फूलने लगता है, या 7 दिन बुखार रहती है उसके बाद सांस फूलने लगता है। या कई लोगों को बुजुर्ग लोगों में क्या हो रही है कि ये बुखार की सिम्टम नहीं आ रही है, एकाएक आ रही है कि कमजोरी हो रहा है, सांस फूल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आ रही है ना, जो मरीज लेट से इलाज कर रहे हैं, लेट से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो उसको एडमिट करना पड़ रहा है, उसकी सांस की समस्या ज़्यादा हो रही है। जैसे आपको बीमारी होती है या सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, सभी वेबसाइट में मिल जाती है, भारत सरकार की, झारखंड सरकार की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। क्या दवा खानी है आपको, उसको चालू कर दीजिए आप। बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी भी छोटे मोटे प्रैक्टिशनर यहाँ या जांच करके के संपर्क में आके मलेरिया, टाइफाइड या छोटी मोटी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है, तब जो सांस फूलने लगता है ना, तो वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप अभी जो बात की हुई कि 15 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है और अभी युवाओं को वैक्सीन लगनी है और इलाज की पद्धति पिछले समय से काफी बदली है। तो अभी जो बदलाव आया है इलाज में बदलाव आया है कि स्टेरॉइड का उपयोग ज्यादा हो रहा है। और ये एक जो भ्रांति फैली हुई है कि रेमडेसिविर के लिए जो पैनिक हो रखे हैं लोग, हर व्यक्ति फोन करता है, हर व्यक्ति ये दबाव बनाता है कि हमको रेमडेसिविर दिला दीजिए, हमको वेंटिलेटर दिला दीजिए। इस पे जो बाजार में, जबकि हम लोग कई ऐसी रिपोर्ट पढ़ते हैं जिसमें रेमडेसिविर के उपयोग को कई राष्ट्रों ने अपने यहाँ रोक लगा दी है और कई जगह पे वेंटिलेटर पे, ये भी वेंटिलेटर के लिए भी ये भ्रांति, ये सूचना मिल रही है कि जो मरीज वेंटिलेटर पे जा रहा है वो ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, उसका परसेंटेज ठीक होने का बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बीमारी में रेमडेसिविर की कोई रिसर्च है नहीं है। कुछ लोग यूज किए हैं, कुछ लोग यूज नहीं किए हैं उसको। कुछ क्लिनिकल ट्रायल उसकी है नहीं, उसकी। मगर क्या करते हैं, जब जान बचानी होती है तो बहुत कुछ देना पड़ता है। जिसकी रिसर्च नहीं है फिर भी दवा देनी पड़ती है उसको, मगर ऐसा कोई क्लिनिकल ट्रायल ऐसा आया नहीं है जिसमें हम लोग रेमडेसिविर को देना पड़े उसको। तो मेरा ये कहना है कि जब डॉक्टर साहब ही ये बात कह रहे हैं, तो ये जो स्थिति बन रही है कि एक जो दवाई है अपनी यूज कर रहे हैं हम लोग, और डॉक्टर साहब का कहना है कि हम लोग जिन चीज़ों को लेके चल रहे हैं उसमें रेमडेसिविर का अपना उपयोग अलग है और इसका उपयोग अलग है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये बीमारी क्या मानसिक ज्यादा है, जो कि हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ रीजन ये हो गया है कि इस बीमारी में लोग अपनी भावना के अनुरूप काम करना चाह रहे हैं और भावना से इलाज कराना चाह रहे हैं? डॉक्टर प्रमोद पाटिल, इस पे आप क्या सोचते हैं? राजीव जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी कि साहब, जो रेमडेसिविर के लिए मारामारी है वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं से लोगों ने सुन लिया है कि रेमडेसिविर इसका इलाज है। मगर हो क्या रहा है कि डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा कि पेशेंट के कहने पर हम रेमडेसिविर दे रहे हैं, ताकि चूंकि पेशेंट और उसके अटेंडेंट भी आक्रोश में है, अस्पताल में आए दिन हंगामा हो रहा है।
तो ये जो बात है कि अब डॉक्टर के इलाज से काम चलेगा या पेशेंट के या उसके अटेंडेंट के इलाज से काम चलेगा या अखबार में पढ़ के काम चलेगा, ये एक बड़ा भारी चक्कर। मैंने इसीलिए कल भी आपके शो में कहा था कि सूचना तंत्र का जो ब्रेकडाउन है वो मेजर इश्यू है। डॉक्टर साहब आ गए, आप डॉक्टर से बात कर लिए, फिर हम लोग इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसको आप आगे बढ़ाएंगे। ये बीमारी वेंटिलेटर की बीमारी नहीं है, वेंटिलेटर की बीमारी नहीं है ये इसमें जो सांस जो कम होती है ना, जो श्वास की नली होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ना, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, खून का थक्का जम जाता है। वो ये वेंटिलेटर से ये सुधरने वाली चीज नहीं है। ये वेंटिलेटर से जल्दी कोई पेशेंट उभर के भी नहीं आता है। ये इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन देते हैं और बाइपेप मतलब कि वेंटिलेटर का दूसरा रूप है कि ऊपर से ही हम लोग प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं। ये वेंटिलेटर की बीमारी नहीं है। और लोगों में भ्रांतियां चल गई कि वेंटिलेटर खोजिए। ये वेंटिलेटर की बीमारी नहीं है, सिंपल ऑक्सीजन की बीमारी है। हाँ, जिस रूप में ऑक्सीजन देना पड़े, कम फ्लो में, हाई फ्लो में, जितना जरूरत होता देते हैं हम लोग। किसी पेशेंट को तो हम लोग 15 लीटर 20 लीटर पर मिनट देते हैं और बाइपेप हम लोग यूज करते हैं। वेंटिलेटर देते हैं किसी को, मगर उसकी रिकवरी रेट काफी कम है। जब आपको खांसी होगी ना तभी फैलेगी, बुखार में आपको नहीं फैलेगी। जब आपको सिम्टम आएगी ना, मान लीजिए किसी को बुखार होगी, उसके बाद खांसी आएगी, खांसी से ड्रॉपलेट बाहर निकलेगी तभी फैलेगी वो। तो छोटे बच्चे में जल्दी तो सिम्टम आ ही नहीं रही है। वो तो कैरियर है। जो खांसेगा वही दूसरे को फैलाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मास्क पहनने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने आज जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, जैसे एक तो इन्होंने कहा कि स्टेरॉइड का रोल ये इस बार एस्टैब्लिश हो गया है और स्टेरॉइड बहुत इफेक्टिव है। लेकिन हो क्या रहा है कि स्टेरॉइड की दवाएं उतनी महंगी नहीं है और रेमडेसिविर महंगी दवा है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ फार्मा का भी गेम है। रेमडेसिविर भी जो है डिपार्टमेंट से अस्पतालों को ही जा रहा है, तो आप बाजार से जो रेमडेसिविर भी लेते हैं उसकी क्या प्रामाणिकता है किसी को कुछ नहीं पता है। डॉक्टर साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब लोग एकदम पूरा ये प्रश्न आ रहा है कि रेमडेसिविर के पीछे लोग इस तरह से दवा बनाते हैं। मेरे पास दिन में 10 मतलब इतने फोन आते हैं रेमडेसिविर दिला दीजिए, तो हम लोग तो रेमडेसिविर के बारे में कुछ जाने नहीं, क्योंकि ये तो सरकार के सिस्टम के तहत अस्पताल को मिलना है। जी, मैंने कई पेशेंट देखा तो 30,000 40,000 50,000 में दवा खरीद के लाए हैं। पता नहीं उसके अंदर दवा थी कि नहीं थी, क्या थी पता नहीं है, काला बाजारी थी या पानी था, कोई नहीं जानता, अंदर में कोई नहीं जानता है। मगर हम लोग चलाए हैं, मगर बहुत बेनिफिट उसकी है नहीं। वो मैं तो कहूँगा उसके पीछे बिल्कुल ना जाएं। बिल्कुल डॉक्टर पे ध्यान, डॉक्टर की बातों को समझे, डॉक्टर जो दवा लिखते हैं उसी पे चलाए। बहुत लोग डॉक्टर पे दबाव देते हैं, डॉक्टर साहब ये दवा लिख दीजिए, तो हम लोग लिख देते हैं। क्या ना करें हम लोग, क्या ना करें। आदमी जान बचाने के लिए बहुत कुछ करता है, यहाँ तक पूजा पाठ भी करती है। हम लोग लिख देते हैं, मगर उसकी बहुत प्राथमिकता है नहीं, कोई इंपॉर्टेंस उसकी अभी है नहीं। डॉक्टर पाठक, आप आज जो चर्चा हुई है, इस चर्चा से हम लोग को ये महसूस तो हो रहा है कि नकारात्मकता बहुत हावी हुई है, लेकिन हम लोग जो प्रयास शुरू किए थे पहले दिन, और हम लोग ने जितने लोगों तक पहुंचाने का अभी तक प्रयास किया, सकारात्मक बातों को करेंगे, सकारात्मक चर्चाओं को लेके जाएंगे। तो आज जो डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, इसके सकारात्मक पहलू को आप किस तरह देखते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई, कुछ बताई उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में, कुछ बताई उन्होंने इलाज के बारे में, कुछ बताई उन्होंने कि आपको जीवन शैली में कैसे अपनाना है, ऑफिस में काम करते हैं तो आपको कैसी जीवन शैली अपनानी। इसके अतिरिक्त जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इनके आज की बताने के जो उपरांत एक नई लाइन निकल के आई है कि मरीज के परिजनों का दबाव या मरीज के स्थिति दोनों अलग अलग है। परिजनों का दबाव अलग तरीके का है, मरीज की स्थिति अलग तरीके की। आप उसको कैसे देखते हैं? समस्या ही वही है कि मरीज डॉक्टर पर, ये हिंदुस्तान में अजीब परंपरा है कि मरीज और उनके परिजन डॉक्टर पर दवाई देते हैं कि यहाँ रेफर कर दीजिए, वहां दवाई लिख दीजिए। तो उनको दिक्कत क्या है कि उनको डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। और मेडिकल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक भरोसा नहीं होगा, इलाज कारगर नहीं होगा। ये तो एक बहुत भारी दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब ने आज बहुत सी भ्रांतियां दूर की हैं और ये बड़ा अच्छा रहा कि साहब रेमडेसिविर हो या जो डेक्सामेथासोन की भूमिका है, तमाम चीजें, इसमें बहुत सी धुंध छटी है। अब एक दिक्कत देखिए क्या है हमारे यहाँ कि आप सुन रहे होंगे पटाखा छूट रहा है, इतनी समस्या है, लेकिन शादी ब्याह में पटाखा छोड़ना लोग बंद नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं सरकार ने गलती कर दी। आप सुन रहे हैं पटाखे की आवाज? ये जब तक हम आदत में सुधार नहीं लाएंगे
तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर को दोष देना, भगवान को दोष देना, सरकार को दोष देना, इससे कुछ नहीं होगा। अभी आप जो बेसिक प्रिकॉशन, पटाखा से भी मतलब इम्यूनिटी घटती है, पटाखा से भी नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है, पटाखा से धुआं पोल्यूशन बढ़ता है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। पटाखा छोड़ रहे हैं लोग धुआंधार, तो ये आपके सामने है। इसमें कुछ कितनी भी सकारात्मकता फैलाइए, लेकिन जब तक विचार शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर साहब ने अपना बारे में बताया, हम लोग और डॉक्टर से जब चर्चा करेंगे तो उनकी एक प्रश्न डॉक्टर साहब ये है कि क्या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं क्या? नहीं, मैं तो हॉस्पिटल मिल जाऊंगा जी, मैं तो फिजिकली प्रेजेंट हूँ जी, मैं तो फिजिकली प्रेजेंट हूँ। डॉक्टर साहब फिजिकली प्रेजेंट है। प्रोग्राम अभी हम लोग प्रोग्राम के पड़ाव के अंतिम चरण में है। डॉक्टर पाठक, आप आज के इस जो हम लोगों ने आज जो चर्चा की है डॉक्टर इंद्र प्रसाद का, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंतिम जो लाइन है, मतलब जो हम लोग लास्ट सबमिशन देते हैं, आप उस लास्ट सबमिशन में आज क्या संदेश देना चाहिए डॉक्टर पाठक? आज का संदेश बहुत स्पष्ट है कि डॉक्टर साहब ने बड़ी सरल भाषा में सारी भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब की बातों को लोग समझें और उसका अनुपालन करें, और ये जो बीमारी है ये ठीक होती है, ज्यादातर मामले में ठीक होती है, इससे घबराने से दिक्कत बढ़ती है। मैं डॉक्टर साहब को एक बार फिर से ये कहूंगा कि कुछ लोगों में वैक्सीन को लेने के प्रति भी संशय है और कुछ लोग लेने के बाद भी सशंकित है। उनको एक बार फिर से आप समझा दीजिए कि क्या है। सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। नहीं, वो तो एक बात है, लेकिन कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद ही बोलते कहीं हो ना जाए, ये हो जाए, मतलब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अखबार में पढ़ लेते हैं ना। अखबार में नहीं पढ़ लेते, अखबार में तो सच्ची न्यूज देती है, आसपास के पड़ोसी से सुन लेते हैं कि वो उसको लेने से दिक्कत हो गया है। नहीं, वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। अभी ये कल का मैं मैसेज पढ़ रहा था कि एक रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, वो पिछले 3 सप्ताह में 1000 सीटी स्कैन को उसने देखा है, जिसमें लंग्स की फाइंडिंग थी कोरोना वायरस की। ओके, उसमें एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जिसने दोनों वैक्सीन ले चुकी है। यही बताना जरूरी है लोगों को। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जिसने दोनों वैक्सीन ले चुकी है। उसने 1000 पेशेंट का रिपोर्ट दिया है उसने। वेरी गुड। तो सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए, सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। तो ये इस प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अभी अंतिम चरण में है। अंतिम सबमिशन जो हम लोग कहना चाहते हैं कि देखिए, ये जो कोरोना की वॉर है, ये जो कोरोना महामारी है, इसने बहुत अपनों को छीना है। मैंने भी, अपने घर के लोग, मेरे परिवार के लोग इससे बिछड़े हैं हम लोगों से, मेरे दोस्त इससे गए हैं, मेरे से 5 साल 10 साल कम उम्र के युवा भी गए हैं, जो हम लोग को, मतलब हम लोग के छोटे भाई की तरह हम लोग के साथ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि आप SOP का पालन करिए, जरूरत हो तो घर से निकलिए, नहीं हो तो नहीं निकलिए। और मैं आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबों को, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर पाठक को, डॉक्टर इंद्र प्रसाद को धन्यवाद देता हूं, और मैं आप सबों से अब इस कार्यक्रम के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।